नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ड्रीवन चाय नीट पीजी टिप्स, नीट पीजी क्यूएनए, नीट पीजी कैरियर्स। जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम अब कुछ यानी क्लिनिकल केसेस लाएंगे, सिनारियोज लाएंगे और उस क्लिनिकल सिनारियो में से कितने सारे एमसीक्यूज, कितने सारे यानी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आप सोच सकते हो। यानी रियल सिनारियो है जो मैं यानी आमतौर पर यानी ऑपरेट करता हूँ। तो आज का केस है, एक केस है ऑफ अ हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट का जो केस है जो हमने रिसेंटली ऑपरेट किया था उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे और उससे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो भाई ये क्या होता है कि भाई है व्हाट इज द प्रेजेंटेशन। यूजुअली प्रेजेंटेशन इज लाइक व्हाट इट मे बी एनी एज ग्रुप, बट जनरली दिस ग्रुप इज लाइक अ फार्मर, अ 70-year-old फार्मर कमिंग फ्रॉम अ विलेज इन इंडिया। एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आता है, यहाँ वहाँ से आता है, तो इनको पेन इन एब्डोमेन लेके आता है। साथ ही साथ पेन इन एब्डोमेन के साथ वो आता है कि स्वेलिंग इन दी right upper quadrant of the abdomen, right upper quadrant, huge swelling is there, तो ये वो लेके आता है। इसके साथ साथ में पेन के साथ इन्हें नॉजिया, वॉमिटिंग ये सब होना तो आम है, लेकिन जॉन्डिस भी अपीयर होने लगता है। तो जब ये प्रेजेंट आता है पेशेंट तो नेचुरली इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यू सो इट एज फार एज दिस इज कंसर्न, तो भाई राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट स्वेलिंग है, साथ में जॉन्डिस आया, नोजिया वोमिटिंग आया, तो ग्रॉसली तो यहाँ से आप क्या सोचोगे दिस समथिंग रिलेटेड राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन होते हैं ये सोचना है। तो आपके पास है लिवर है, आपके पास है गॉल ब्लैडर है, विच आर द मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारा स्वेलिंग भी आ चुका है। तो स्वेलिंग आने का हिसाब है देयर इज समथिंग अदर, यानी इट कैन नॉट बी प्योरली गॉल ब्लैडर, देयर मास, देयर कैन बी कलेक्शन, देयर कैन बी समथिंग लाइक दैट। साथ ही साथ उसी जगह पर जो ऑर्गन्स है जैसे हो गया भाई हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन, उसका भी कुछ क्या हो सकता है, पीछे जाओ रिट्रोपेट्रिक तो फिर वहाँ के किडनी है उसके ऊपर भी कोई ट्यूमर है, इस तरह का सोचना है। तो किस जगह का है, किस क्वाड्रेंट का पेन है, किस क्वाड्रेंट में स्वेलिंग है, तो उससे पहला ही आपको सस्पिशियस हो जाता है। भाई पेशेंट है फार्मिंग बैकग्राउंड से है और इस तरह का पेन है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोचना है। फार्मर्स जो होते हैं उनके साथ यानी क्या होता है, लाइव स्टॉक होता है उनके पास, यानी भेड़ बकरियां होती है, बकरी होते हैं, शीप्स होते हैं, गाय भैंसे होती है और डॉग्स भी होते हैं उनके यानी फार्म्स में। तो जब ये इतना सारा मैंने बता दिया तो नेचुरली आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सबसे पहला पेन इन एब्डोमेन का आता है। जनरली आप ब्लड टेस्ट तो करो ही करो, लेकिन आएगा द कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। और अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन यू फाइंड देयर इज इन द लिवर देयर इज अ ह्यूज मास, नॉट मास बट सिस्टिक स्वेलिंग, जो पूरा यानी पानी से यानी सिस्ट से भरा हुआ है और उसमें काफ़ी सारे सेप्टास है। ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ मैं पेशेंट का सीटी स्कैन आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इस सीटी स्कैन को देखिए। यानी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ इन द एग्जाम, इन नीट पीजी एग्जाम, दे आर गोइंग टू गिव यू मोर एंड मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। यानी इस तरह की हिस्ट्री देना है। एक फार्मर है जो है 70 साल का है, पेन इन एब्डोमेन लेके और एसोसिएटेड सिम्टम लेके आता है और उसका सीटी स्कैन फाइंडिंग ये है। तो आपको ये सीटी स्कैन फाइंडिंग बता दिया था, तो आप सीटी स्कैन में देखते क्या हो, बस यहाँ दिखता है कि ह्यूज सिस्ट है, ह्यूज यानी स्वेलिंग यानी ह्यूज कैविटी जैसा सिस्ट है या कुछ है लिवर में, एब्नॉर्मलिटी है ना, पहले तो आपको पता नहीं है एब्नॉर्मलिटी है, एक बड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जो लगता है सिस्टिक स्वेलिंग है। और जैसे आप स्कैन में देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे सेप्टेज है, काफ़ी सारे यानी अलग अलग दूसरे भी अंदर कैविटी यानी फ्लूइड फील्ड स्पेसिस है। तो ये होता है जनरली दिस केसेस इन इंडिया लाइक कंट्री, और ये जो है फार्मिंग बैकग्राउंड जिनके पास लाइफ स्टॉक होता है, भेड़ बकरी होते हैं, तो ये होता है कि भाई डॉग्स होते हैं। तो इसका सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस, बिकॉज वी ऑल वर्क इन द रेजिडेंसी, वी कम अक्रॉस सच केसेस मेनी टाइम्स। सो दिस इज अ barely एक्चुअली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, और इसको हम डायग्नोसिस रखते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लिवर और हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज ऑफ द लिवर। तो ये हो गया डायग्नोसिस। तो इसके ऊपर से दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रेटेड जो डिजीज होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट रहता है और कौन से ऑर्गन में होता है। तो भाई कॉमनेस्ट ऑर्गन अगर आपको पूछा गया तो सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे कॉमन ऑर्गन है आपका लिवर, और दूसरा सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा है, तो लंग्स में भी होता है। मैंने दोनों अपने लाइफ में देखे हुए, मैंने लंग का हाइड्रेटेड भी यानी ट्रीट किया हुआ है, ऑपरेट यानी एनेस्थीसिया फॉर दोस केसेस, और लिवर के केस भी काफ़ी सारे किए हुए हैं। तो अब आ जाते हैं कि भाई ये होता क्या हाइड्रेटेड डिजीज का। तो एमसीक्यू दूसरा आ सकता है इसी तरह का, पिक्चर हिस्ट्री और ये सब देके आपको पता है विच इज द ऑर्गेनिज्म
रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इटियोलॉजी क्या है। तो इसका ये आ गया एमसीक्यू का आंसर कि भाई आंसर आता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। दिस इज द पैरासाइट सिस्टोड। तो ये हो गया एकाइनोकोकस, यानी इसको व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इट इज कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म, यानी डॉग टेपवर्म हो गया। तो डॉग टेपवर्म हो गया, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस हो गया, ये भी दो क्वेश्चन हो गए। लिवर इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब ये जो है कि फार्मिंग बैकग्राउंड वाला हो गया। तो इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस या डॉग टेपवर्म। तो जब भी लाइफ साइकिल पैरासाइट्स के बारे में बात होती है तो यानी उतना कोई सारा माथा पच्ची नहीं करना, यानी क्वेश्चंस में वो पूछ सकते हैं विच इज द डेफिनेटिव होस्ट एंड विच इज द इंटरमीडिएट होस्ट। यानी डेफिनेटिव होस्ट उसको बोलते हैं जिसमें एडल्ट यानी जो है पैरासाइट हो, कोई भी वो एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसमें रहता है, काफ़ी लंबे अरसे तक वो रहता है। और जो है कि भाई जो इंटरमीडिएट होते हैं उसमें शायद उसके लार्वाज ये है एग्स वगैरह वो ट्रांसमिशन के लिए रहता है। तो इसमें यानी मोस्ट कॉमन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन है, तो जैसे नाम आपको बताया कि डॉग टेपवर्म, तो इसका डेफिनेटिव होस्ट है डॉग, और उसका फिर इंटरमीडिएट होता है। तो भाई इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, इंटरमीडिएट होस्ट इसका मोस्ट कॉमन है शीप, यानी जो भेड़ होती है, जो शीप होती है, शीप इज द इंटरमीडिएट होस्ट। और भी कोई इंटरमीडिएट होस्ट है जी हाँ, हो सकते हैं, वो कैटल भी हो सकते हैं, वो फिर पिग भी हो सकता है, कैटल भी हो सकते हैं, कैमल भी हो सकता है। तो यही जो है ग्रास यानी जो ग्रेजिंग होते हैं, हर्बीवोरस जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो उसके होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। अब ग्रेजिंग का यहाँ मैंने क्यों मेंशन किया, अब लाइफ साइकिल में पूछ सकते हैं कि भाई इंटरमीडिएट होस्ट कैसे इन्फेक्ट होता है। तो नेचुरली डॉग है, डॉग की जो फीसिस है इसमें ये शेड करता है एग्स, जो एडल्ट डॉग में है तो वो एग्स रिलीज करते हैं और इंटेस्टाइन में से वो एग्स रिलीज होते हैं और एग्स एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करते हैं। तो एग्स जब एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करते हैं तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो उसका घास खाए, कुछ खाए या कंटेमिनेट हो जाए तो वो वहां से खा लेता है, तो उसके इंटेस्टाइन्स और उसके यानी मसल्स उसके ऑर्गन्स में ये रह जाता है। तो ये हो गया। तो फिर बोले कि भाई ह्यूमंस कौन सा है, ह्यूमंस यहाँ कहाँ पिक्चर में आते, तो ह्यूमंस भी इसी तरह से पिक्चर में आते हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो एन intermediate host, यानी humans जो है when they are dealing with these यानी host like the intermediate host or the definite host, the dog feces contaminated, जो कुछ चीज़ है हाथ छू लिया, कुछ छू लिया और उससे ओरल इंजेक्शन कर दिया तो आपके भी इंटेस्टाइन में चले गया, वहाँ से फिर आपके वो लंग्स में गया या वहाँ से आपके लीवर जो मोस्ट कॉमन है वहाँ पर गया। तो ये है कि भाई जो डॉग है, इंटरमीडिएट डॉग ने तो शेड किया, इंटरमीडिएट होस्ट में आया, तो फिर डॉग को कैसे इन्फेक्ट होता है। तो डॉग है, डॉग को इन्फेक्ट होता है बाय ईटिंग ऑफ द ऑफल, यानी ईटिंग ऑफ ऑफल। तो ये सभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, मान लो यही नहीं वाइवा में भी कोई ऐसा केस आ गया तो ये सब पूछ सकते हैं। एंड आई एम जस्ट ब्रशिंग योर नॉलेज और पॉलिशिंग योर नॉलेज, इतना डीप यानी नहीं, मगर जो आते हैं पॉइंट्स आते हैं यहाँ ये सोचने की जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऑफल यानी क्या होता है, ऑफल इज नथिंग बट मीट, बट एन ऑर्गन मीट, यानी जो है कि डॉग्स को ये लोग फीड करते हैं, मान लो शीप है, बकरी है, तो उसका जो है तब मीट होता है, यानी उसके इंटेस्टाइन खिला दिया, उसका लिवर खिला दिया। ऑर्गन मीट जब ये डॉग खाता है तो नेचुरली ऑर्गन मीट में ये सब है जो पैरासाइट्स है उसके लार्वास वगैरह है, एंड द डॉग गेट्स इन्फेक्टेड। मगर डॉग में डेफिनेटली ये एडल्टहुड तक जाता है। तो आ गया तो भाई ह्यूमन बीइंग भी है, एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन, हैंड कंटेमिनेशन, डॉग फीसिस कंटेमिनेशन, उसके कारण उसमें भी ये आ गया। तो हो सकता है ये फार्मर जो है, हमारा जो फार्मर है, नेचुरली उसके पास उसके खेत में डॉग होंगे, उसके खेत में शीप्स होंगे, बकरियां होंगी, गायें होंगी, तो कोई ना कोई इसमें इन्फेक्ट हुआ है और उस वजह से उसको इन्फेक्शन लग गया है। आमतौर पर क्या होता है कि जनरली इट इज एसिम्प्टोमेटिक, यानी छोटा जब तो होता है अंदर जाता है, बॉडी में जाता है, फिर वहां से जाके वो बड़े बड़े सिस्ट बनने लगते हैं। तो आते हैं कि जो सिस्ट है आप स्कैन में देख रहे हो, बड़ा सिस्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट है, तो फिर ये क्या एक बड़ा सिस्ट है जो बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। अब हाइड्रेटेड सिस्ट की फिर आ जाते हैं भाई इसकी जो और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका जो है माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो है हिस्टोलॉजी क्या है। तो इसके 3 लेयर्स होते हैं, एक इनर मोस्ट होता है, जर्मिनल लेयर होता है, फिर इंटरमीडिएट लैमिनर लेयर होता है, और जो आउटर मोस्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू, दैट कॉल्ड पेरिसिस्ट। और पेरिसिस्ट इज नथिंग बट पेरिसिस्ट इज फॉर्म बाय द होस्ट रिएक्शन, यानी मेरे लिवर में अगर आता है तो मेरा लिवर भी नेचुरली उसको रिएक्ट करता है, इन्फ्लेम करता है, तो उसके साथ जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बन जाता है उसे बोलते हैं पेरिसिस्ट,
बीच में आ गया लेमेलर यानी इंटरमीडिएट लेयर और अंदर आ गया जर्मिनल लेयर। अब इसके अंदर जो दूसरी कैप्सूल देखते हैं, जो बड़े बड़े स्टेज देख रहे हैं, वो अंदर अलग अलग कैप्सूल बनती है, उसमें भी फ्लूइड बना है जिसको हम बोलते हैं ब्रूड कैप्सूल्स। और ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे सिस्ट जो बनते हैं उसे बोलते हैं डॉटर सिस्ट। तो आइए देख इसको ऑपरेट यानी अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं। नेचुरली व्हेन द सिम्टम्स आर सच इन दिस केस द सिस्ट हैज बिकम सो ह्यूज, तभी आते हैं। यूजुअली जब छोटा मोटा हो तो यानी अगर कोई छोटा मोटा हो तो सिम्टम ना हो तो मैं आमतौर पे अगर अपना हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ कुछ हो या छोटा मोटा पेन हुआ चेकअप कर रहा हूँ तो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकता है। इस केस में इंसिडेंटल फाइंडिंग नहीं है क्योंकि सिम्टम्स काफी आ रहे हैं, सिस्ट बहुत बड़ा हो गया है, पेन हो रहा है, थोड़ा जॉन्डिस आने लग गया है, तो अब जाके इसको है ना पता चल रहा है, तो वो इसमें इस तरह से इन्वेस्टिगेट हुआ है। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। नेचुरली व्हेन दिस काइंड ऑफ सिस्ट देयर इज डेफिनेटली अ सर्जिकल ट्रीटमेंट हैज टू बी डन। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, जो भी सिस्ट है, जो भी लीजन है, उसको पूरा का पूरा निकाल देना है। तो हम ये सर्जरी करते हैं, सर्जरी में पूरा सिस्ट निकाल देकर ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, इस कटोरे में जो पूरा भरा हुआ है यानी सिस्ट है, इसका जो फ्लूइड है लगभग 1.5 से 2 लीटर तो इसमें से फ्लूइड निकला है। और फिर जो है कि ये जो दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं जो फट चुके हैं, यानी ये होता है कि सिस्ट ये फट गया है, यहाँ फाड़ दिया गया, और छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं बैग्स, छोटे छोटे कंचे बैग दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉल टाइप जब कोलैप्स हो गए, इसे बोलते हैं ब्रूड कैप्सूल्स और डॉटर सिस्ट। ब्रूड कैप्सूल था उसके अंदर से ये छोटे छोटे डॉटर सिस्ट, सैकड़ों डॉटर सिस्ट यहाँ देख रहे हैं, कितने 100-200 यानी डॉटर सिस्ट निकल रहे हैं। तो ये इतना बड़ा हो चुका था कि इसको निकालते गए और देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर बता रहा है कि लीवर में ये कितना बड़ा होल, कितना बड़ा गड्ढा छोड़ के गया है। और इसने यहाँ पर ये किया था कि इसने जो बाइल डक्ट्स वगैरह थे उसको भी डैमेज किया था, उसको भी यानी एनक्रोच किया था, उसके कारण बाइल डक्ट भी डैमेज हुई थी, बाइल लीकेज आ रहा था, तो उसको भी रिपेयर करना पड़ा। तो हो गया एडिशनल सर्जरी विच यू कैन कंसीडर एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस। द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन, द वरी दैट यू हैव इन हाइड्रेटेड सिस्ट, इवन अगर यानी स्पॉन्टेनियस ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन इज, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर्जन था, सर्जरी कर रहे थे और ड्यूरिंग द सर्जरी सडनली यू फाइंड, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट दे हैड डायग्नोज हाइड्रेटिस, दे आर ऑपरेटिंग एंड व्हेन द सर्जन स्टार्ट्स एस्पिरेटिंग और ऑपरेटिंग द cyst suddenly gets ruptured and then the patient vital suddenly change, he gets tachycardia, pulse becomes 150 and blood pressure drops to 60 systolic, and there is a swelling of the lips and the tongue, and there are all urticarias all over the place, and the skin is visible, rashes and all. तो ये क्या हुआ, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एलर्जिक एनाफाइलेक्सिस। तो इसके ऊपर से आ गया वन मोर क्वेश्चन दैट यू हैव टू डिस्कस, ये हो गया डायग्नोस क्या, एनाफाइलेक्सिस क्या, तो व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस सीवियर यानी होता है कि एलर्जिक रिएक्शन है जहां पर यानी मान लो ये तो सर्जरी में था, एनेस्थीसिया में था, तो इसका एयरवे सिक्योर था, यानी इसमें जो है कि एनाफाइलेक्सिस का सीधा फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपको करना है, बिकॉज द एयरवे इज ऑलरेडी सिक्योर्ड, पेशेंट वाज इंट्यूबेटेड, पेशेंट इज गेटिंग वेंटिलेटेड। बट व्हाट इफ समबडी गेट्स एनाफाइलेक्सिस जस्ट लाइक दैट, यानी है कि मैं बैठा हूं, मेरा सिस्ट अंदर रप्चर होता है, या फिर मेरे खाने की चीज़ में, किसी चीज़ में, या मुझे किसी दवाई से, किसी इंजेक्शन से, कोई जो टेस्ट किया वगैरह दिया है, हॉस्पिटल गया या किस है मैंने लिया, कोई दवाई पी ली, खा ली, कुछ भी, उसका भी तो एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है और एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। सो एनाफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट क्या होती है, एनाफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट नेचुरली व्हेन देयर इज देयर सडनली यू विल गेट स्वेलिंग ऑफ लिप्स, स्वेलिंग ऑफ टंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म, देयर इज सर्कुलेटरी शॉक, देयर विल बी हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड इवन इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो जब भी कोई होता है तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये आपको मेंटेन करना होता है। तो जब भी एनाफाइलेक्सिस होता है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरवे एंड सर्कुलेशन, यानी एयरवे एंड सर्कुलेशन, बिकॉज जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ता जाता है तुरंत विद इन सेकेंड द स्वेलिंग स्टार्ट सो डिफिकल्ट, तो टंग वगैरह इतना स्वोलन हो जाता है कि इफ यू डू नॉट सिक्योर द एयरवे इमीडिएटली देन एट द लेट स्टेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर यू टू सिक्योर एयरवे और पुट द एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो उस टाइम में हो सकता है आपको सीधा ट्रैकियोस्टोमी कराए या क्रिकोथायरोटोमी ही करना पड़े। एयरवे इज सो इंपॉर्टेंट, यानी अगर पल्स है, चल रहा है और टंग स्वेलिंग जो है
प्रीडोमिनेंट है तो पहले आप कीजिए इसको इंट्यूबेट कीजिए, इसे वेंटिलेट कीजिए। दूसरा जो है भाई असिस्टेंट आपका है ना कि दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी आई होप दैट यू आर नॉट अलोन व्हेन दिस हैपेंस, यू हैव लाइक अ सेटअप वेयर यू हैव टू सीपीआर में 2% सीपीआर और दिस काइंड 2 लोग हो। तो अब है कि भाई जो है कि इमीडिएटली व्हाट इज द श्योर शॉट इंजेक्शन दैट यू गिव, तो भाई एनाफाइलैक्सिस का एंटीडोट या एनाफाइलैक्सिस का जो इंजेक्शन आपको बोले आफ्टर द चॉइस विच इज द फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ द इमीडिएट ट्रीटिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इज एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। दोस्तों एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन याद रखना है, एनाफाइलैक्सिस का ट्रीटमेंट है एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन। उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट है, तो पहले आप एड्रेनालिन दोगे, आंसर आया अगर 4 चॉइस है, मान लो आपको चॉइस दिया कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में एनाफाइलैक्सिस हुआ एंड द एमसीक्यू सेज दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट, देन यू हैव लाइक your adrenaline or epinephrine, and then you have like hydrocortisone and you have chlorpheniramine या एविल या एंटीहिस्टामिनिक या और कोई ड्रग्स और डोपामिन या कुछ भी और दे दिया नॉर एड्रेनालिन, तो कौन सा दोगे, तो आंसर इज एड्रेनालिन एड्रेनालिन एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन के जो डोजेज होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्रेनालिन किस तरह से आता है। अगर आपके पास एड्रेनालिन जो है कि एम्प्यूल है, मान लो जो क्रैश कार्ट या ये है ओटी या फार्मेसी में वार्ड्स में जो मिलती है, सीपीआर में जो हम एड्रेनालिन कॉमन इंडिया में यूज करते हैं दैट इज एड्रेनालिन एम्प्यूल। सो एड्रेनालिन एम्प्यूल इज अ 1 ml एम्प्यूल, और 1 ml एम्प्यूल में दोस्तों कितना होता है, 1 ml एम्प्यूल जो मैं बता रहा हूँ या उसमें 1 मिलीग्राम, इसमें 1 मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम कितना माइक्रोग्राम होता है दोस्तों, 1 मिलीग्राम इज 1000 माइक्रोग्राम। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन अ ट्विस्टेड वे दैट भाई एड्रेनालिन है तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, तो भाई जो हमारा जो है ये वाला जो है क्या जो एम्प्यूल है इसमें जो एड्रेनालिन अवेलेबल है वो 1:1000 डाइल्यूशन वाला एड्रेनालिन है, 1:1000 बच्चों 1:1000 है और 1 मिलीग्राम है, इसका मतलब 1000 माइक्रोग्राम है। अच्छा बोलो कि डोज ऑफ एड्रेनालिन, मतलब एड्रेनालिन दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट दिस पेशेंट इज एडल्ट मोर देन 50 kg वेट, तो एक क्या मोर देन 50 kg पेशेंट दिया है आपको क्लिनिकल सिनारियो में, या आपको दे दिया पेशेंट हु इज 25 to 30 kg वेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स एंड पीडिया बिकॉज लेट अस टॉक ओनली अबाउट लाइक मीडियम और एडोलेसेंट एंड एन एडल्ट और अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट, नॉट इन्फेंट एंड पीडिया। तो हमारा 25-30 किलो का पेशेंट है और एक है 50 किलो का पेशेंट है, 50 से ज़्यादा। तो अब इसमें क्या करना है, एडल्ट का डोज है बच्चों याद रखो 500 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर स्टैट, इंट्रामस्कुलर स्टैट 500 माइक्रोग्राम 1:1000। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर बनाना हो तो 3-4 ऑप्शन देंगे, वो बोलेंगे 500 माइक्रोग्राम 1:1000 IM, 500 माइक्रोग्राम 1:10,000 IV, 500 माइक्रोग्राम या बोलेंगे 0.5 मिलीग्राम, दे कैन अगेन ट्विस्ट द क्वेश्चन 0.5 मिलीग्राम IM 1:1000। तो इस तरह से वो क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है मिलीग्राम माइक्रोग्राम दोनों याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन भी याद रखना है, और आपको याद रखना है जो है वो है it is what it is intramuscular injection with the commonest site of intramuscular injection is the thigh को क्यों बोला है, because you get a big bulk of muscle there, anterior lateral thigh होता है जहाँ vastus यानी ग्रुप ऑफ होता है, quadriceps ग्रुप ऑफ यानी vastus मसल्स होते हैं, जो इतना बड़ा बल्क ऑफ मसल short your injection will go into the thigh only। अच्छा ये हो गया कि भाई ये हो गया 500 माइक्रोग्राम 0.5 का शॉट आपको दे देना है। अगर चाइल्ड हो 25-30 किलो का जो है मैं बोला तो उसको 300 माइक्रोग्राम देना है, उससे भी छोटा हो तो 150 माइक्रोग्राम एंड लाइक दैट लाइक दिस द टेबल आई एम शेयरिंग विद यू विद द डोजेस ऑफ द एड्रेनालिन इन एन एनाफिलैक्टिक शॉक। अच्छा दूसरा आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटो इंजेक्टर एड्रेनालिन और एपिपेन जिसको बोलते हैं। तो भाई प्रीफिल्ड सिरिंजेस आते हैं, मतलब देयर आर पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू सो मेनी एंड रूटीनली दे गेट एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस so many times in their life। उनका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और उनका जो एलर्जिक जो इम्यूनिटी इस तरह का होता है कि दे गेट एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन समटाइम, तो दे कैरी दिस पेन विच इज कॉल्ड एन ऑटो इंजेक्टर एपिपेन। तो एपिपेन चाइल्ड के लिए एडल्ट के दोनों होता है, तो एपिपेन एडल्ट का उसमें 500 माइक्रोग्राम फिक्स है, शॉट दो क्लिक करो, उसमें सब गाइडेंस दिया होता है किस तरह से इमीडिएटली दे टेक शॉक, दे रियलाइज दे कैन टेक
द शॉक इन द थाई बाय देमसेल्फ। तो ये हो गया भाई इसका जो हो गया, जो हमने बोला था कि ऑपरेशन चल रहा है उसमें ये सब हुआ। तो नेचुरली इसके बाद क्या करते हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट यू डू? तो नेचुरली एयरवे सिक्योर क्या है, उसके बाद बिकॉज सर्कुलेटरी शॉक है, ब्लड प्रेशर डाउन है, तो आप क्या करोगे, आप पुश करोगे, आप नॉर्मल सलाइन पुश करोगे, आप रिंगलैक्टेड जो भी है आप आईवी फ्लूइड पुश करोगे। उसके साथ जो है ब्लड प्रेशर डाउन है तो आप नेचुरली वेजोप्रेसर्स करोगे। द बेस्ट वेजोप्रेसर, द कॉमनेस्ट वेजोप्रेसर यूज्ड इन इमरजेंसी केयर इन ऑपरेशन थिएटर्स एंड एवरीवेयर इज नॉरएड्रेनालिन। जी हाँ, नॉरएड्रेनालिन इन्फ्यूजन आप चालू करोगे तो ब्रिंग द ब्लड प्रेशर अप। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामिन रिलीज नेचुरली होता है, तो आप उसको दोगे क्लोरफेनिरामाइन इंजेक्शन एंड एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन दोगे। उसके बाद है कि भाई आप स्टीरॉइड्स इसको लोड करोगे टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड द फ्लूइड विच कलेक्टेड। तो उसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन आ जाता है, डेक्सोन आता है। तो हाइड्रोकॉर्टिजोन का डाइल्यूशन क्या होता है, एम्प्योर होता है, दैट इज 100 मिलीग्राम फॉर हाइड्रोकॉर्टिजोन। एक होता है तो 100 मिलीग्राम है तो 100 मिलीग्राम पाउडर फॉर्म होता है, डाइल्यूट करके उसको देना है। 100 दो, 200 दो, लगभग 100 से 200 यानी मिलीग्राम्स आपको हाइड्रोकॉर्टिजोन देना पड़ता है। So this is that card. Now the surgical part, if nothing is happened, surgery, ideal surgery इसमें कैसे करते हैं? तो ideal surgery क्या होता है? Because you are worried about the cyst. तो पहले क्या होता था, ओपन सर्जरी जब करते थे तब ओपन सर्जरी पहले से करते थे तो क्या होता था कि भाई वो सीधा सीधा ओपन सर्जरी में प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई मान लो फट गया और तो नहीं, ये सब हो गया। आजकल मिनिमल इन्वेजिव यानी सर्जरी आ गई है। तो मिनिमल इन्वेजिव में क्या, लेप्रोस्कोपी इज द कॉमनेस्ट वन। तो लेप्रोस्कोपी में ये होता है कि भाई आप लेप्रोस्कोप डालिए और सिस्ट को एस्पिरेट कीजिए, ताकि क्या होता है, सिस्ट को पंचर करके पूरा फ्लूइड उसमें से निकाल ले, ताकि सिस्ट कोलैप्स हो जाए, आपके लिए काफ़ी सारा यानी वो मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में देते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। मिनिमल इन्वेजिव में क्या होता है, you aspirate, then refill, re-aspirate and then remove the cyst। तो इसमें क्या हो गया कि एक काम करते हैं कि भाई क्या है कि भाई एस्पिरेट, जो अंदर का सिस्ट जो था, जो एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस के जो पैरासाइट के जो उसके वह सिस्ट था, तो वो सिस्ट को पूरा हम फ्लूइड निकाल देते हैं लेप्रोस्कोप से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसी से हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं। क्या चीज़ इंजेक्ट करते हैं, द कॉमन थिंग इज हाइपरटोनिक सलाइन। एंड हाइपरटोनिक सलाइन से वापस उस सिस्ट को भर दीजिए, बिकॉज वी कंसीडर दैट दिस हाइपरटोनिक सलाइन इज गोइंग टू किल whatever living organisms are there, parasite है उसको यहाँ मार डालेगा, they will be killed there and so your cyst now becomes sterile and आपका cyst जो है वो एक sterile हो गया। आपने cyst निकाल दिया पानी, इसके अंदर हाइपरटोनिक सलाइन से भर दिया, तो अंदर जो है अब वो स्टेराइल हो गया, ऑर्गेनिजम्स मर गए। अब अगर ये फट जाए तो नो प्रॉब्लम, या उसको वापस एस्पिरेट कर दीजिए, या फिर पूरा इंटूटोसिस्ट है, उसकी वॉल है, उसको पूरा ही निकाल दीजिए, अंदर से पूरी डॉटर सिस्ट है, सब कुछ इवैक्यूएट कर दीजिए। तो इस तरह से ये होती है सर्जरी। तो दोस्तों देखा ना, एक ही यानी क्लिनिकल सिनारियो में से आपके हिस्ट्री के ऊपर से एक तो आ सकता है क्वेश्चन अबाउट डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी देख के हो सकता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट का आ सकता है भाई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है अल्बेंडाजोल। तो अल्बेंडाजोल के बारे में भी आ सकता है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, अल्बेंडाजोल। कॉम्प्लिकेशन है एनाफाइलैक्सिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वो भी हो गया। देन देयर इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द सिस्ट, क्या होता है भाई लेयर वाइज जो होता है भाई, इनरमोस्ट लेयर क्या होता है, ब्रूड कैप्सूल क्या होता है, डॉटर सिस्ट क्या होती है, और भाई इसका डेफिनेटिव होस्ट क्या है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, इसके बारे में भी तो क्वेश्चन आ सकता है। So this is how one clinical scenario gives you so many opportunities, so many questions, and I hope that you got my purpose. That my purpose is, इसके पहले मैंने जो है हेमिकोलेक्टोमी का सीए कोलन का केस जो बताया था, उसके ऊपर से भी हमने बताए थे कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। The idea about this is that whenever you get a case or whenever you read about a topic, then you should be able to guess कि भाई इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हाइड्रेटेड पढ़ रहा हूँ तो इसमें से मैं खुद ही जब एमसीक्यूज बनाने लगता हूँ तो फिर होता है मेरा ये टॉपिक पर बिल्कुल ही अच्छा यानी पकड़ आ गई है, कंट्रोल आ गया। तो जब आप रीड करोगे तो इसी तरह से रीड करना है कि अपने आप क्वेश्चन सोचिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन एक टॉपिक का आया तो उसके आजू बाजू का पूरा ही यानी पढ़ लीजिए, बना लीजिए, ताकि वो सब्जेक्ट और टॉपिक आपका एकदम ही क्लियर हो गया।
I hope you like this video, and if you like this video and generally if you like my content, then like, share and subscribe our video. अपने जूनियर से शेयर किए, जो लोग नीट पीजी के बारे में यानी पढ़ रहे उसके बारे में यानी उन्हें शेयर कीजिए. The next video is going to come about मैंने जो पढ़ा था कि how to approach, how to approach and start preparing exam. तो उसमें कुछ minor subject थे. तो minor subject naturally I am an anesthetist, तो anesthetic is an MBBS course. नीट पीजी is a minor subject, और minor subject के मान लो 5 to 7 question है. तो anesthesia के जो 5 to 7 question है, you should have a sure shot, go at it. उसमें से कोई भी गलत होना नहीं चाहिए. तो कुछ है बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार होता है हम लोग माइनर जो है वो पढ़ते नहीं है, ओवरलुक करते हैं. तो अगर है एनेस्थीसिया में मान लो 7 क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, देन इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर. यू शुड नॉट हैव, क्योंकि मेडिसिन में 5 में से 7 अगर गलत हो गए तो चलेगा, क्योंकि मेडिसिन सर्जरी में कुछ से कुछ टफ आने ही वाला है, गलत होने ही वाला है. लेकिन एनेस्थीसिया के 5 में से 5 7 में 7 अगर करेक्ट करोगे तो आपके लिए वो कवर करना इजी हो जाएगा, स्कोर आपका यानी बेहतर रहेगा कंपेयर टू सो वो माइनर सब्जेक्ट भी यानी तगड़े से प्रिपेयर कीजिए. सो आई टेल यू वन ऑफ द फ्यू यानी इमेज वाले जो पिक्चर्स है एनेस्थीसिया के बारे में, एक एक करके वो भी लेंगे, एंड टू मेक योर लाइफ मोर इजी. सो दिस टाइम दिस मच. Thank you very much बच्चों, all the best and keep preparing, work hard and don't take too much stress. Work hard लेकिन keep yourself fresh, keep yourself energetic, keep your mind open, don't stress too much. गोल होना चाहिए मुझे रेसिडेंसी लेना है, डिसेंट रेसिडेंसी मिल जाए, डिसेंट स्कोर मिल जाए. Don't take that much of a load where you overstress yourself and get frustrated and end up in something uneven. Thank you very much. Goodbye. Good, take care.